brought to you by Bajaj Freedom. दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। विपक्षी गठबंधन ने अब अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और ये ऐलान जो किया है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं वो विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के जो हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। ऐलान करते हुए ये जानकारी भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने साझा की कि 21 अगस्त के दिन विपक्ष जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार की दावेदारी पेश करेगा यानी नामांकन करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा पहले आपको ये बता देते हैं, उसके बाद हम बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में हमारे साथी नावेद से जानेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायाधीशों में से एक रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस बारे में बातचीत करते हुए कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी का एक लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है। वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के एक निरंतर और साहसी चैंपियन रहे हैं। वो गरीबों के हित में काम करने वाले रहे हैं और अगर आप उनके कई फैसले पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे उन्होंने गरीबों के पक्ष में और संविधान और मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करते हुए फैसले लिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम बातें कही। अब हमारे साथी नावेद हैं जिन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में जानकारी जुटाई है, पता किया है। सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज काम कर चुके हैं, लेकिन अगर हम उनके बड़े फैसले या ऑर्डर्स के बारे में बात करें नावेद, हमारे दर्शकों को बताएं कि बी सुदर्शन रेड्डी किस वजह से इतने ज़्यादा विख्यात रहे। जी, उनके पूरा जो जुडिशियल करियर है उसी के बारे में हम बात करते हैं और शुरुआत से शुरू करते हैं। जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं असल में आते हैं वो आंध्र प्रदेश से, है ना। आंध्र प्रदेश में उनका 8 जुलाई 1946 को जन्म हुआ था। वहाँ पर रांगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट है, उसके अकुला मैलरम गांव में एक एग्रीकल्चरल फैमिली यानी खेती किसानी वाली फैमिली से वो आते हैं। उनका बैकग्राउंड वहीं से है और जिसकी वजह से उनके जो जजमेंट्स हैं उनकी फहरिस्त में गरीबों के हक में आए कई फैसले आपको नजर आएंगे विपिन, है ना। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की है। हैदराबाद में उन्होंने 1971 की मैं आपको बताऊं 1971 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से वो लॉ की डिग्री हासिल करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं और उसी साल 27 दिसंबर 1971 को आंध्र प्रदेश का जो बार काउंसिल है उसमें उन्होंने बतौर एडवोकेट अपने आप को एनरोल कर लिया। फिर शुरुआत में उन्होंने सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो रहते हैं उसमें के प्रताप रेड्डी एक सीनियर एडवोकेट हैं, उनके चेंबर में प्रैक्टिस करनी शुरू की। 1988 में वो गवर्नमेंट के प्लीडर बन गए यानी गवर्नमेंट की ओर से वो सरकार की ओर से लड़ने लगे केसेस और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल भी वो बने यानी केंद्र सरकार तक पहुंचे। और जो पहली जुडिशियल पोस्ट उनको मिली विपिन वो थी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जज की। तो 2 मई 1995 की बात है ये, हाँ जी, 2 मई 1995 को वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के परमानेंट जज के रूप में पदस्थ होते हैं। इससे पहले 1993 में वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हो चुके हैं यानी अध्यक्ष रह चुके हैं वहां के। इसके अलावा फिर उनके पद में वृद्धि होती है और वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते हैं। 5 दिसंबर 2005 की तारीख थी, उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ ली। यहां से फिर उनका करियर जो है वो और ज्यादा आगे बढ़ता है और वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज बनना उनके जो जुडिशियल करियर था उसका पीक माना जाएगा जी। तो 12 जनवरी 2007 की तारीख थी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके जज के तौर पर नियुक्त होते हैं और फिर 8 जुलाई 2011 को उनका जब 65वां जन्मदिन होता है उस दिन वो रिटायर हो जाते हैं। कुल यानी 4.5 साल उन्होंने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज सर्व किया। इसमें केसेस जैसा कि आपने मुझसे पूछा था तो केसेस में अगर बात करें तो ब्लैक मनी केसेस जो हैं उनमें कई ब्लैक मनी से जुड़े केसेस में वो मुख्य जज के रूप में उन्होंने सुनवाई की है, मतलब उन केसेस को सुना है और मेजर केसेस उसमें सुप्रीम कोर्ट में ब्लैक मनी के जो थे वो बी सुदर्शन रेड्डी के ही एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के साथ आते थे। जस्टिस एस निज्जर के साथ बेंच में उन्होंने सरकार को ब्लैक मनी के सोर्सेज ट्रैक करने के लिए कई सख्त आदेश दिए। इसके अलावा आर्म्स डील्स जो हथियार की डील होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग जिससे ड्रग्स आता है पूरा जो उसका नेटवर्क होता है, उनके जो कनेक्शन है वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने सरकार को आदेश दिया। इसके अलावा करप्शन की अगर और बात करें तो वो गोवा के पहले लोकायुक्त भी बने हैं, तो एंटी करप्शन में उनका मुख्य रोल रहा है। मार्च 2013 की बात है, वो गोवा में पहले लोकायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत जल्द निजी कारणों की वजह से जो उनके पर्सनल रीजंस होते हैं उसकी वजह से वो अक्टूबर
नवंबर 2013 में इस्तीफा दे देते हैं। मतलब करीब 6 महीने का ही उनका कार्यकाल रहा, ज्यादा बड़ा नहीं रहा। इसके बावजूद विपिन वो करप्शन को लेकर जो अपना स्टैंड रहता है उसके अगेंस्ट लगातार रखते हैं, और यही कारण है कि उनकी जो छवि है वो एक पुअर फ्रेंडली जज के रूप में बनी है, यानी गरीबों की हक की आवाज जो है उसको सुनने वाले जज के रूप में। इसलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे भी जब उनके नाम का ऐलान करते हैं तो वहां पर कहते हैं कि गरीबों के साथ खड़े होने वाले जज हैं, जैसा हमने बताया सुदर्शन रेड्डी। आपने शुरुआत में बताया था बिल्कुल उनके बयान को। तो इनके कई जजमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, यानी जो संविधान में निहित राइट्स हैं और जो फंडामेंटल मौलिक अधिकार भी हैं, उनके प्रोटेक्शन को दिखाती है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस के लिए भी एक कंसिस्टेंट चैंपियन उनको कांग्रेस ने बताया है। और अब 2025 की बात है तो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है। करंट पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो 19 अगस्त 2025 जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस दिन इंडिया ब्लॉक जो अपोजिशन का अलायंस है उसने इन्हें मिले जुले तौर पर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए अपना कैंडिडेट बना दिया है। और शुरुआत में आपने बताया कि 21 अगस्त को वो नामांकन भरेंगे और इलेक्शन होने हैं 9 सितंबर को। और सामना इनका होगा एनडीए के जो कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र के गवर्नर रहे हैं, तो उनके साथ इनका कॉन्टेस्ट होने वाला है। वो तिरुपुर तमिलनाडु से वो भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरफ वो राज्यपाल रहे हैं, लंबे समय से बीजेपी के जनसंघ के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, ये तमाम चीजें उनके बारे में। बीजेपी के अध्यक्ष रहे तमिलनाडु में, जहां पे बहुत ज्यादा वर्चस्व बीजेपी का नहीं माना जाता। और दूसरी तरफ अब जो है वर्तमान में भी वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं जी। और अब बी सुदर्शन रेड्डी से उनका सामना होगा, ये क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं नावेद एक चीज आपसे और समझना चाहूँ, जानना चाहूँ, और हमारे दर्शक भी अगर ये जानना चाहते हैं, अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड की हम बात करें बी सुदर्शन रेड्डी की, क्योंकि जिस तरीके से अब जो एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में अभी तक जो चीज़ें पता चल रही हैं कि वो जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जिस तरीके के फैसले उन्होंने सुनाए, गरीबों के हक की आवाज़। लेकिन क्या कांग्रेस या किसी विपक्षी दल से या उनका कुछ पुराना पॉलिटिकल बैकग्राउंड मिलता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है विपिन। मैंने अभी सिर्फ उनके जुडिशियल रिकॉर्ड्स दिए, हालांकि उनके बारे में जब आप और पढ़ते हैं तो पता चलता है कि बी सुदर्शन रेड्डी का कोई डायरेक्ट पॉलिटिकल रिकॉर्ड नहीं है। इन्हीं की वजह से ये वही सबसे बड़ी खूबी है जिसकी वजह से इंडिया ब्लॉक ने इन्हें उम्मीदवार के रूप में चुना है। वो चाहते थे कि हम सामने एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को रखें तो उससे हमारा दावा ज्यादा मजबूत होगा। इसमें ना पॉलिटिक्स होने की भी एक पॉलिटिक्स है। जैसे आप देखेंगे कि इनका जो बैकग्राउंड है वो कानून से जुड़ा हुआ है। जो आउटगोइंग हमारे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अभी रिजाइन कर दिया, जो जी पूर्व उपराष्ट्रपति हो चुके हैं जगदीप धनखड़, तो उनका भी बैकग्राउंड आप देखें तो वकालत से जुड़ा हुआ उनका बैकग्राउंड रहा है। तो यहां पर जब आप बी सुदर्शन रेड्डी को देखते हैं तो उनका भी बैकग्राउंड वकालत से जुड़ा हुआ है। और भारत की अगर आप आजादी की बात करेंगे, जब भारत आजाद हुआ, गणतंत्र हुआ, तो उस वक्त भी महत्वपूर्ण जो संवैधानिक पद थे या संविधान बनाने की जो संरचना थी उनमें बहुत से बैरिस्टर्स का हाथ रहा, जो कानून के स्कॉलर्स थे उनका हाथ रहा। तो यहां पे एक ये पॉलिटिकल एंगल इसमें आता है। दूसरी चीज ये भी आती है कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जो सीपी राधाकृष्णन है, उनको ये बताया जा रहा था, एक्सपर्ट्स इस तरह की राय अपनी सामने रख रहे थे कि एनडीए इस तरह से और बीजेपी इस तरह से कोशिश कर रही है कि साउथ वाला जो रीजन है, दक्षिणी इलाका जो है, उसकी पॉलिटिक्स में एक प्रकार से अपना दखल बढ़ाए, उसके दरवाजे उनके लिए खुल जाएं, क्योंकि साउथ के लिए उनके लिए पॉलिटिक्स काफी मुश्किल रही है। वो काफी मेहनत करते हैं मगर उस तरह का नतीजा उनको अभी तक नहीं मिला है। तो ये एक दाखिल होने की कोशिश थी, लेकिन वहीं पे यही साउथ वाले की काट के तौर पर उन्होंने जो विपक्षी दल हैं उन्होंने एक कैंडिडेट साउथ से ही लेकर आए हैं और अब उनकी तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी इस चुनावी मैदान में होंगे। तो ये पॉलिटिकल दो चीजें जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जो पहले भी थे, मतलब एनडीए की ओर से पहले भी जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं वेंकैया नायडू, वो भी साउथ से आते हैं। तो ये है। और बाकी अगर उनकी मेंबरशिप की बात करें, सीधी अगर डायरेक्ट की बात करें, तो बी सुदर्शन रेड्डी ने अपने पूरे करियर में कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता नहीं ली। ये कंप्लीट नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हैं, जो इन्हें एक न्यूट्रल कैंडिडेट बनाता है। हालांकि अब न्यूट्रल तो कंप्लीटली नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने उनका नाम आगे कर दिया है। और लेकिन कभी इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, कोई भी इलेक्शन, मतलब अपनी जिंदगी में ना तो ये कभी असेंबली इलेक्शन लड़े हैं, ना कोई लोकसभा इलेक्शन, यहां तक कि कोई लोकल इलेक्शन भी उन्होंने नहीं लड़ा है। प्योरली इनका जुडिशियल बैकग्राउंड ही है। और इंडिया ब्लॉक ने स्पेसिफिकली इन्हें इसलिए चुना क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं। जो उन्होंने रीजन बताया, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये डिस्टिंग्विश्ड एंड प्रोग्रेसिव ज्यूरिस्ट हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जो हमारी संवैधानिक की मूल भावनाएं हैं, उनको उन पर बिलीव करते हैं। और कांग्रेस लीडरशिप कहती है इस प्रोग्रेसिव ज्यूरिस्ट से उनका मतलब है कि सोशल, जो सामाजिक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के लिए कंसिस्टेंट चैंपियन उन्हें बताया जाता है जी। और एक यूनानिमस डिसीजन था ये सारे
जो विपक्षी गठबंधन है उसने मिलकर, सारी पार्टियों ने मिलकर, सारी 12 पार्टी जो है इसमें, उन्होंने सर्वसम्मति से उन्हें कैंडिडेट के रूप में चुना। इसमें टीएमसी, आम आदमी पार्टी, डीएमके, कांग्रेस, सभी पार्टीज थी, एक साथ मिलकर ये उन्होंने किया। और जब अनाउंसमेंट भी किया तब भी सब लोग उस मंच पर आए, बैठे साथ, और वो तस्वीरों में भी खड़गे के बगल में शरद पवार नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता संजय राउत, डेरेक ओब्रायन, कई बड़े नेता जो हैं मंच पर नजर आ रहे हैं। हर पार्टी की तरफ से जो विपक्षी गठबंधन है, क्योंकि विपिन एक चीज ये भी है ना कि यहाँ पे जो अपोजिशन विपक्षी पार्टियां हैं वो यहाँ पर एक चीज हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये आइडियोलॉजिकल बैटल है। जैसे आपने बताया कि आरएसएस में रह चुके हैं जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पर एक आइडियोलॉजिकल बैटल यहाँ पे इसको दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसको इस तरह से लड़ने की कोशिश कर रही है विपक्षी पार्टियां। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दिस वाइस प्रेसिडेंशियल कंटेस्ट इज एन आइडियोलॉजिकल बैटल, यानी इंडिया ब्लॉक अपने कैंडिडेट को सिर्फ पॉलिटिक्स के आधार पर नहीं बल्कि जो उनकी विचारधारा है उसके आधार पर सामने ला रही है। और सुदर्शन रेड्डी का कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल रिकॉर्ड न होने के चलते यही उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ यहां पर अपोजिशन मान रही है। और इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की उन्होंने बात की, वो सारी बातें आ रही और एनडीए के पॉलिटिकल कैंडिडेट के सामने अब उन्हें खड़ा किया गया। बिल्कुल। और अब 9 सितंबर को जब इलेक्शंस होंगे तो तब नतीजे आएंगे और तब पता चलेगा चुनाव में कि कौन है जो भारत का अगला उपराष्ट्रपति होगा। साथ ही साथ 21 अगस्त को नॉमिनेशन की आखिरी डेट है, जिस दिन इंडिया ब्लॉक के जो उम्मीदवार हैं वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। 25 अगस्त को नॉमिनेशन वापस लिए जा सकते हैं अगर कोई भी उम्मीदवार चाहे तो, वो आखिरी तिथि है। लेकिन जो चुनाव होने हैं वो 9 सितंबर को होने हैं और उसी दिन फैसला हो जाएगा। खैर, तमाम अपडेट्स हमारे साथी नावेद आप तक लेकर आए थे। लगातार ललन टॉप की नज़र तमाम खबरों पर बनी हुई है। देखते रहिए। शुक्रिया।